मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं आपसे 12th क्लास के जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं, उनकी बात करेंगे। कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके 12th क्लास के कोर्स की कि क्या क्या आपका सेकेंड टर्म में आ रहा है। तो सेकेंड टर्म में आपकी 3 यूनिट आ रही हैं। अगर बात करें यूनिट नंबर 1 कौन सी है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, जिसमें 2 चैप्टर हैं आपके, चैप्टर 8 और 10, जो कितने मार्क्स की आ रही है, 14 मार्क्स की आ रही है। वहीं अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें भी 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, जो कितने मार्क्स की आ रही है, 11 मार्क्स की। वहीं थर्ड यूनिट है आपकी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसमें आपके 2 चैप्टर हैं जो कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के हैं। टोटल आपके 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाली यूनिट कौन सी है आपकी, 14 मार्क्स की, जो कौन सी है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो बहुत अच्छी भी लगती है पढ़ने में और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देख लीजिए, बात करते हैं आपकी फर्स्ट यूनिट, यानी कि चैप्टर्स के नाम भी मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पता होंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आपके कौन से 2 चैप्टर आते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और अगर दूसरा कौन सा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वहीं अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और इसमें जो दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। वहीं अगर हम बात करें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तो इसमें कौन कौन से 2 चैप्टर आ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये टोटल 6 चैप्टर आपके 12th क्लास में सेकेंड टर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो वहीं हम बात करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स बायोलॉजी के अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। चैप्टर 8 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसी में सबसे पहले बात करते हैं, कुछ टर्म्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो बेटा एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, उनकी एक्सपेंड फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। तो अगर हम बात करें PMNL, तो इसको हम क्या बोलते हैं, PMNL को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो क्या होती है, ये एक स्पेसिफिक टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें CMI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये किस में हेल्प करती है, ये एक तरीके से डिपेंड होती है किस पे, एक्टिविटी पर, किसकी, T लिम्फोसाइट्स की, और इसका लाइफ स्पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, एलिसा आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, जो क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, एक्सपेंड फॉर्म आ जाती है लिखने के लिए, एंजाइम लिंक्ड और इम्यूनोसॉल्वेंट एसे, ठीक है। इनके नाम बार बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो क्या है ये, एक तरीके से देखा जाए तो एलिसा जो है एक टेस्ट है, ठीक है, जो किसके लिए किया जाता है, एड्स में किया जाता है एलिसा टेस्ट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, माल्ट, MALT, ठीक है। तो और देख लीजिए, एक चीज़ और याद रखेंगे एलिसा टेस्ट में, तो एलिसा टेस्ट में क्या किया जाता है, एलिसा टेस्ट में डिटेक्ट किया जाता है किसको, या मेज़र किया जाता है किसको, एंटीबॉडी जो हमारे ब्लड में होती हैं उसको मेज़र करने में हेल्प होती है, यानी कि उसको मेज़र किया जाता है किसके थ्रू, एलिसा टेस्ट के थ्रू, ठीक है। वहीं हम बात करें किसकी, MLT की, तो MLT क्या है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़, यानी कि एक तरीके के क्या है, ये टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो किस में मिलते हैं, सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन साइट में मिलते हैं। लेकिन किस किस की अगर बात करें तो आपका थायराइड हो गया, ब्रेस्ट हो गया, है ना, नेजोफेरिंग्स हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लंग्स हो गई, या स्किन हो गई, तो इनके किस में मिलते हैं, ये मेम्ब्रेन साइट्स में मिलते हैं, ठीक है। कौन, MALT, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें SCID, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। तो क्या होती है SCID को हम क्या बोलते हैं, फिर से नाम रिपीट कर रही हूँ, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा कर देती हूँ उसको,
हाँ, तो क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो क्या होता है ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो SCID किस में हेल्प करता है ये? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इम्यूनो डेफिशिएंसी में। किस में? इम्यूनो डेफिशिएंसी में ये हेल्प करता है। वही हम बात करें किसकी? NACO, NACO, ठीक है। तो ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है जो किस में काम करती है? एड्स के कंट्रोल में काम करती है, ठीक है। तो वहीं हम बात करें MRI की, तो ये क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जिसमें क्या किया जाता है? MRI आप जानते भी होंगे, जो हॉस्पिटल में कराया जाता है MRI, जिससे क्या होता है एक तरीके से ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है। अगर हम बात करें तो रेडिएशन की वजह ये मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है, इसमें वेव्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बॉडी जो ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनकी इमेजेस वगैरह ली जाती हैं इसमें कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। वहीं अगर हम बात करें कार्सिनोजेंस की, तो कार्सिनोजेंस क्या है? एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है, ठीक है। इसमें गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, डाइज एंड लीड्स के थ्रू ये क्या होता है? कॉज होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी देखो इस टाइम बहुत चर्चा चल रही है किसकी? इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होगी तो क्या कर पाएगी? डिजीज़ से लड़ पाएगी। तो इम्यूनिटी क्या है? रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन और एंटीजन, यानी कि एक तरीके से रेसिस्टेंट है इसको इन्फेक्शंस के थ्रू, मतलब यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी होती है इसकी इम्यूनिटी की, ठीक है। और एक तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं? एंटीजन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? इम्यूनो सप्रेसेंट्स, ये क्या होते हैं? द केमिकल विच सप्रेस द इम्यूनिटी रिस्पॉन्स टू एंटीजन, यानी कि ये क्या है? केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं किसको? इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को। किसके लिए? एंटीजन के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे। आगे बात करते हैं इसकी इंटरफेरोन। तो क्या है ये इंटरफेरोन? इंटरफेरोन का मतलब इंटरफेयर करना एक तरीके से। द ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्या है ये? ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इन रिस्पॉन्स टू वायरल, यानी कि एक तरीके से ये किसके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं? हमारी बॉडी के थ्रू, ठीक है। किसके लिए? टू वायरल के लिए, ठीक है। इंटरफेरोन यानी कि एक तरीके से हम क्या करते हैं? ये रोकते हैं, ठीक है, वायरल वगैरह को हमारी बॉडी में एंटर करने से। वहीं अगर हम बात करें इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा होता है? द टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शंस एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी कि वो टाइम पीरियड या इन्फेक्शंस और सिम्टम्स का जो बीच का टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेटास्टेसिस की, तो ये क्या है? मेटास्टेसिस का मतलब होता है एक तरीके से बढ़ना। किसका? देखो ये लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी इन विच द कैंसर सेल्स स्प्रेड टू डिफरेंट साइट थ्रू ब्लड एंड डेवलप सेकेंडरी ट्यूमर्स, यानी कि एक प्रॉपर्टी है मेटास्टेसिस, जिसमें क्या होता है? जो कैंसर सेल्स होती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, और वो क्या कॉज कर लेती हैं? सेकेंडरी ट्यूमर्स को कॉज कर लेती हैं। तो ये भी एक तरीके की सेल्स होती हैं, जब इनमें ग्रोथ ज़्यादा होती है तो वो सेकेंडरी ट्यूमर्स बना लेती हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वहीं अगर हम बात करें किसकी? ऑन्कोजीन्स, तो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? वायरल जीनोम विच कॉज कैंसर, ये भी क्या करते हैं? कैंसर को कॉज करते हैं। रेट्रोवायरस कौन से होते हैं? ये भी एक तरीके के वायरस होते हैं जो क्या करते हैं? RNA एज जेनेटिक मटेरियल, इनके पास RNA होता है एक जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में, ठीक है। और क्या करते हैं? फॉर्म DNA बाय रिवर्स, और किसको फॉर्म करते हैं? DNA को, ठीक है। बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस एंड देन रेप्लिकेट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और क्या बनाते हैं? जैसे रेट्रोवायरस अगर हम बात करें तो किस में देखने को मिलता है? HIV में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस। HIV को हम क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस, ठीक है। उसके बाद आगे देख लीजिए सिंड्रोम क्या होता है। अगर हम बात करें सिंड्रोम की, तो सिंड्रोम क्या है? ये कलेक्शन है किसका? डिजीज़ का और सिम्टम्स का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डिसऑर्डर और डिजीज़ के लिए। हम कहते हैं ना सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम है? तो वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, डिजीज़ का ग्रुप है, कलेक्शन है, जो डिसऑर्डर के लिए
और डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं अगर हम बात करें वैक्सीनेशन, बहुत चल रहा है इस टाइम, कोरोना की वैक्सीन बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये क्या है इनको inoculation of a vaccine to stimulate production of antibodies and provides immunity for one or more disease, यानी कि एक तरीके से ये क्या प्रोवाइड कराती है, इम्यूनिटी पावर को हमारे स्ट्रॉन्ग करती है। कौन? वैक्सीन, जो हम वैक्सीनेशन कराते हैं जिससे हम क्या कर सकें, डिजीज़ से लड़ सकें, यानी कि हमें जो डिजीज़ है वो ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन कराई जाती है। वहीं अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ तो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो हेल्थ हम किसको बोलेंगे, जो भी हेल्दी है, तो इट मीन्स वो क्या है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली कैसा है, वेल बीइंग है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ हेल्दी पर्सन। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, यानी कि जो हमारी हेल्थ है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जेनेटिक, हमारा लाइफस्टाइल, और जो इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं वो भी हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें पैथोजेंस की, तो पैथोजेंस कौन से होते हैं बच्चे, पैथोजेंस वो होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बहुत तरीके की हमारी जो है डिजीज़ को बॉडी में कॉज कर देते हैं। ठीक है। और ये कब आ जाते हैं, जब हमारी एक्टिविटी कैसी हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं हम तब इस तरीके के पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। अब देख लीजिए, हमने पढ़ी भी है इस चैप्टर में बहुत सारी डिजीज़, कौन कौन सी, बैक्टीरियल, वायरल डिजीज़ है ना, प्रोटोजोन्स। तो वही बात करते हैं हम किसकी, बैक्टीरियल डिजीज़ की। तो बेटा ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, तो आपको याद रखना है, अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो कौन सी हो गई, टाइफाइड। किससे फैलती है, अगर हम इसके पैथोजेंस का बात करें तो साल्मोनेला टाइफी से फैलती है। और इस कैसे फैलती है, स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जब हम क्या करते हैं, कंटामिनेटेड फूड लेते हैं और वाटर लेते हैं, उससे डिजीज़ फैल जाती है। तो आपको सबसे पहले तो इसका पैथोजन का नाम याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पार्ट पे पड़ता है बॉडी के, स्मॉल इंटेस्टाइन को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, कौन, साल्मोनेला टाइफी। वहीं अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो क्या होगा, इसमें हाई फीवर होगा, स्टमक पेन होगा, हेडक होगा, और क्या होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट कम हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगा एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो जाएगा, यानी कि जो आपकी इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो जाएंगे, बहुत सारे होल्स हो जाएंगे। ठीक है, कई केसेस में, इन सीवियर केसेस, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रॉब्लम तो इस तरीके की दिक्कत हो जाती है। और क्या होगा, कन्फर्मेटरी इसमें टेस्ट किया जाता है, जिस टेस्ट का नाम क्या है, विडाल टेस्ट। बहुत पूछा जाता है आपसे कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपको याद रखना है, विडाल टेस्ट किया जाता है। वहीं हम बात करते हैं बैक्टीरियल, दूसरे बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि पहली बैक्टीरियल डिजीज हमने पढ़ी टाइफाइड, और दूसरी कौन सी है, निमोनिया, जो कौन से पैथोजन से होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, या और क्या बोलते हैं इसको, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये किससे फैलती है, थ्रू ड्रॉपलेट्स, एरोसोल रिलीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग ऑफ ग्लासेस और यूटेंसिल, यानी कि ये हम कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज होती है, यानी कि हम किसी के ग्लास को शेयर कर लें तो उससे भी ये फैल जाती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं साइट्स ऑफ इन्फेक्शन। सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करती है, एल्व्यूलाई, यानी कि हमारे लंग्स में जो एल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, ये फिल्ड हो जाते हैं किससे, फ्लूइड से, जिससे हमें डिफिकल्टी होती है किसमें, ब्रीदिंग में। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर होगा, चिल्स होगा, ठंड लगेगी, कफ खांसी होगी, हेडक होगा, लिप्स एंड नेल्स कैसे हो जाते हैं, इसमें ग्रे हो जाते हैं सीवियर केसेस में। ठीक है, वहीं बात करते हैं वायरल डिजीज़ की, तो वायरल डिजीज़ में क्या आ जाता है, कॉमन कोल्ड आ जाता है। इसका जो पैथोजेंस है वो क्या है, राइनो वायरस। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस किस पार्ट में होता है, नोज में और रेस्पिरेटरी पासेस में, यानी कि सांस लेने वाले जो पार्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें इन्फेक्टेड होते हैं, किसमें, कॉमन कोल्ड में। कॉमन बीमारी है ये, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये कैसे फैलती है, ड्रॉपलेट्स रिलीज फ्रॉम कफिंग, स्नीजिंग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग भी करते हैं हम इसमें, और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हो जाती है। ठीक है, और ये भी बहुत जल्दी फैलती है एक से दूसरे में, इसलिए हम इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है, नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, नाक बहती रहती है इसमें, सोर थ्रोट, गला कैसा हो जाता है, खराश आने लगती है, खांसी भी उठती है, हेडक भी होता है, और थकान जैसी भी इसमें महसूस होती है, किसमें, कॉमन कोल्ड में।
वहीं अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स डिजीज़, तो प्रोटोजोन्स डिजीज़ में क्या जाती है आपकी मलेरिया। मलेरिया कौन से पैथोजन से फैलता है? प्लाज्मोडियम स्पीशीज़। अब इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, 3 स्पीशीज़ आपको मेन पढ़नी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। वहीं अगर हम बात करें किस से होता है, वेक्टर क्या है इसका, तो फीमेल एनाफ्लीज। ठीक है बच्चे, आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखते हैं कौन इसका आंसर देगा कि जो ये फीमेल है इनसे ही क्यों फैलती है, ये मेल से क्यों नहीं फैलती है। ठीक है, जो फीमेल एनाफ्लीज है यही क्यों हमें काटते हैं और मलेरिया फैलाते हैं, मेल क्यों नहीं फैलाते हैं। वहीं इसकी बात करते हैं सिम्टम्स की, तो क्या सिम्टम्स होता है इसमें? हाई ग्रेड फीवर एंड चिल्स होता है। ठीक है, फीवर भी बहुत आएगा और चिल्स भी होगा। वहीं हम बात करते हैं अगली डिजीज़ कौन सी है, अमीबॉइसिस। इसका जो फैलाने वाला पैथोजेंस है वो कौन सा है? एंटमीबा हिस्टोलेटिका। और वेक्टर क्या है इसका? हाउस फ्लाई। साइट्स ऑफ इन्फेक्शन किस पार्ट को सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचता है? तो हमारी इंटेस्टाइन को। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? वही कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज जिसे बोलते हैं, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे मरोड़ टाइप में जिसे बोलते हैं, स्टूल्स विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स भी हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, फंगल डिजीज़ की, तो फंगल डिजीज़ में देख लीजिए क्या होगा, यानी कि फंगस से होने वाली डिजीज़। इसका पैथोजेंस क्या है? ईचिंग वगैरह जो हो जाती है वो फंगल डिजीज़ उस टाइप की। तो इसका जो जेनरा है वो क्या है? मिक्रोस्पोरम या माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मेटोफाइटन। ठीक है, तो ये क्या है? सब फंगल जो क्या करते हैं, इस डिजीज़ को कॉज करते हैं। और ये कैसे फैलता है? देखो, फंगल डिजीज ज़्यादातर कैसी होती है? कम्युनिकेबल होती है, एक से दूसरे में फैल जाती है। तो किससे होगी? टॉवल से, क्लॉथ से अगर आप यूज़ कर लेते हैं, कॉम किसी का यूज़ कर लेते हैं। फंगस इज एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल्स, और किससे हो जाती है ये? सॉइल से। ठीक है, वहीं अगर बात करें इसके सिम्टम्स की, तो क्या होगा? अपीयरेंस ऑफ ड्राई, क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगी वहाँ पर, स्केली लेशंस हो जाएंगे, थोड़े लेशंस टाइप में हो जाएंगे। और वेरियस बॉडी पार्ट्स विद इंटेंस ईचिंग, और क्या होने लगेगी? ईचिंग होने लगेगी, है ना। तो रिंग वॉर्म में ज़्यादातर क्या होता है? ईचिंग होती है, इसका मेन सिम्टम्स यही होता है। वहीं अगर हम बात करें डिजीज़ कॉज बाय वॉर्म्स, अगर वॉर्म्स से डिजीज़ कॉज करने की बात करें तो कौन सा होगा? आपका एस्केरियसिस, जिसको जो किससे होगा? इसका पैथोजेंस क्या है? एस्केरिस। स्प्रेड कैसे होगा? वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स कंटामिनेटेड बाय फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि ये भी इन्फेक्टेड पर्सन से कैसे हो जाएगा? फैल जाएगा। अगर हम कैसा क्या कर लें, फ्रूट्स ये ले लें, जैसे हम कई बार ना ख़राब खाना खा लेते हैं, ख़राब चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, उससे ये इस तरीके की डिजीज़ हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, देखो, है ना, मस्कुलर पेन होने लगता है, फीवर होने लगता है, नीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज होने लगते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसकी? एलिफेंटिएसिस डिजीज़ की, तो एलिफेंटिएसिस डिजीज़ में क्या होगा? इसका पैथोजेंस क्या होगा बेटा? तो बूचेरिया मलाई, बूचेरिया ब्रोंकोफ्टी, ये 2 पैथोजेंस हैं जो इसको फैलाते हैं। किसको? एलिफेंटिएसिस फेलियरिसिस। इसमें देखो, एलिफेंटिएसिस नाम से समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या हो जाता है? पैर हो जाते हैं किसकी तरह? हाथी की तरह। हाथी के जैसे पैर होते हैं ना, ऐसे पैर हो जाते हैं। मतलब जो भी बॉडी पार्ट जिसमें ये प्रॉब्लम होगी तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी उसमें, है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एलिफेंटिएसिस बोलते हैं। हाथी पाँव हिंदी में बोलते हैं इसको। स्प्रेड थ्रू किससे फैलता है? बाइट ऑफ फीमेल मस्किटो। देखो, फिर फीमेल आ गई, फीमेल के काटने से। वहीं सिम्टम्स क्या होते हैं? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन में क्या आने लगती है? इन्फ्लेमेशन होने लगती है, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। और क्या होने लगती हैं ये लोअर लिम्स? कैसे हो जाती हैं? लिम्फेटिक्स वेसल्स हो जाती हैं लोअर लिम्स की। ठीक है, तो ये थी आपकी डिजीज़। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर करते हैं स्टॉप। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइफ साइकिल की बात करेंगे, प्लाज्मोडियम की। मैंने इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो आपको इस चैप्टर में करा दी। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।